हम बचपन से ये चीज़ सुनते आए हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि सेहत जो होती है वही सबसे बड़ी पूंजी होती है। लेकिन उसकी जानकारी पढ़ते तो बहुत हैं, आर्टिकल्स भी बहुत पढ़ते हैं, हमने बात की सोशल मीडिया पे बहुत पढ़ने लग गए हैं, लेकिन किस तरह से हम अपनी हेल्थ को वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह से इस वेल्थ को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हमारे साथ में डॉक्टर राजीव नागर जी। मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर राजीव नागर जी, होम्योपैथी विशेषज्ञ, प्लीज मंच पर आएं। Thank you, sir. May I please request Professor Ram Kishore Joshi ji, National Institute of Ayurveda, HOD Medicine Department. आप please मंच पर आएं. Sir, thank you. Please take a seat. May I humbly request Mr. T.P. Tiwari, Director, Dr. Nature Wellness Center, कि आप भी मंच पर आएं. Thank you, sir. May I request श्री आलोक शर्मा जी, सीनियर जर्नलिस्ट, की वो आकर के हमारे गेस्ट का स्वागत करें. और अब मैं दूसरे सेशन के लिए रिक्वेस्ट करूंगी हमारे ब्यूरो चीफ इंडिया न्यूज़ एंड द डेली गार्जियन राजस्थान श्री अरविंद पालावत जी से कि वो आएँ और जानकारी साझा करें, बातचीत करें और हमारा ज्ञानवर्धन करें. मे वी प्लीज हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीबडी. थैंक यू सो मच. नमस्कार आप सभी का इंडिया न्यूज़ के इस कॉन्क्लेव में मेडिकल एंड हेल्थ पर आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. अपने आप में एक बड़ा सेक्टर है मेडिकल हेल्थ और उसको लेकर के और लगातार कई तरह की जो चर्चाएं हैं वो यहाँ पर होती रही हैं. और हेलो 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 माइक. नमस्कार आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज़ के इस कॉन्क्लेव में जहां पर मेडिकल और हेल्थ को लेकर के हम बात कर रहे हैं और मेडिकल और हेल्थ के नए आयामों पर हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं. तरह तरह की जो चिकित्सा पद्धति है उस पर हम यहां पर बात करेंगे. एलोपैथिक पर हमने बात की और अब हमारे यहाँ पर हमारे साथ आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, होम्योपैथी के विशेषज्ञ भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ ही नेचुरोपैथी, ये जो तीनों ही पैथी है इसको लेकर के जो एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद है. सबसे पहले होम्योपैथी पर हम बात करते हैं. राजीव नागर जी हमारे साथ हैं. राजीव जी, होम्योपैथी जो है 18वीं शताब्दी में होम्योपैथी जो है वो यहाँ पर आई और उसके बाद में लगातार कई जो परिवर्तन है वो यहाँ पर देखने को मिले और एक बड़ा जो चेंजेस था वो यहाँ पर कोविड के बाद में एक देखने को मिला होम्योपैथी को लेकर के. किस तरह से होम्योपैथी का जो विकास है वो यहाँ पर हुआ. राजस्थान की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान में होम्योपैथी को लेकर कितना जो जागरूकता है सरकार की तरफ से कहें चाहे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स जो हैं उनकी तरफ से कहें, कितनी जो जागरूकता है वो यहाँ पर है? नमस्कार. होम्योपैथी को लेकर काफ़ी जागरूकता कोविड के बाद स्पेशली देखने को मिली है काफ़ी लोगों को, क्योंकि उस टाइम इतने पेशेंट्स का वो ओवरलोड इतना ज़्यादा था कि एलोपैथी में जाने वाले जो जा रहे थे ले रहे थे अपनी अपनी जगह दवाइयाँ, लेकिन कुछ लोग अल्टरनेटिव थेरेपीज को भी यूज किया. उसमें होम्योपैथी आयुर्वेदा पे काफ़ी और नो डाउट इसमें अभी जो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने भी काफ़ी आयुष मंत्रालय बना के और इन पैथीज को काफ़ी मतलब अपग्रेड किया है. तो होम्योपैथी का मैं होम्योपैथी के बारे में ही बता सकता हूँ आपको, क्योंकि डे बाय डे इस पैथी की मतलब लो में उपयोगिता काफ़ी बढ़ रही है और हम भी देख रहे हैं कि हमारे पास जो मैं तो पिछले 25 ईयर्स से प्रैक्टिस में हूँ तो ऑटो इम्यून केसेस ज़्यादा आ रहे हैं मेरे पास. हमारे पास वो इसलिए आते हैं शायद कि लंबी दवा चलती है तो वो लंबी दवा में से सबसे सेफ और सिक्योर यदि कोई मेडिसिन सिस्टम है तो होम्योपैथी का है. तो लोग इसको प्रेफर करते हैं कि लंबी दवा लेनी है तो फिर होम्योपैथी ली जाए, इसका साइड इफेक्ट नहीं है. तो काफ़ी अभी इसका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है लोगों में. आर के जोशी साहब हैं हमारे साथ जो कि एनआईए के एचओडी हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट के.
जोशी साहब, आयुर्वेद को लेकर के यदि हम बात करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद अपने आप में एक बहुत बड़ा जो इतिहास है वो आयुर्वेद का रहा है, करीब 5000 साल पुराना जो इतिहास है वो आयुर्वेद का रहा है। यदि हम एनआईए की बात करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, यदि उसकी हम बात करते हैं तो क्या कुछ सुविधाएं हैं वो यहाँ पर है? क्योंकि एसएमएस जो है हम उसको देखते हैं जब एलोपैथी की बात होती है, और एसएमएस का जब नाम आता है, सुधीर भंडारी साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, लंबे समय से एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं। एनआईए की तरफ से क्या कुछ जो विशेषताएं हैं, या ये कह सकते हैं कि क्या कुछ स्पेशलाइजेशन जो है वो यहाँ पर एनआईए में आयुर्वेद के लिए यहाँ पर मरीजों के लिए आप रखते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं ईटीवी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ पर बुलाया। निश्चित रूप से आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है वो सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है भारत की, और हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय, आपने कहा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, करीब 80 वर्ष हो चुके हैं। पहले राजस्थान गवर्नमेंट में गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज के रूप में था, और 1976 से ये राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के रूप में आए हैं। यहाँ पर सबसे जो व्यवस्था है ओपीडी लेवल पर, आईपीडी लेवल पर, सभी तरह की करीब 20 ओपीडी स्पेशलिस्ट ये हैं, और वो भी पूरी तरह से आयुर्वेद की दृष्टि से, आयुर्वेद के पूरे सिद्धांतों को लेकर के और चिकित्सा की जाती है। मेरा यहाँ एक निवेदन है कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया था ईएनटी ने कि काढ़े पीते हैं, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि कोई भी काढ़ा ले तो उसको पूरे चिकित्सक के परामर्श से ही लेना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा सभी को कि जब भी हम काढ़ा, एक सामान्य भाषा में हो गया, एक शब्द हो गया कि काढ़ा पीना है, लेकिन उचित मात्रा में युक्ति युक्त करेंगे तो अमृत होता है, और अयुक्ति करेंगे तो वो विषरूप होता है। तो यहाँ से मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगा कि हम कोई भी काढ़ा लें या उष्ण जल लें, कि 10-10 गिलास 20-20 गिलास पीना, ये कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा, न आयुर्वेद के शास्त्रों में लिखा, न होम्योपैथिक में लिखा, न आपके उसमें लिखा। तो मेरा निवेदन ये है कि चिकित्सक के परामर्श से ही इस तरह की कोई भी सेवन करें तो ठीक रहेगा। दूसरा मेरा ये है कि यहाँ पर हमारे यहाँ कोविड काल में भी हमने व्याधि क्षमत्व कषाय तैयार किए थे, हमने इम्यूनिटी पावर बूस्टर्स कुछ मेडिसिन तैयार की थी, करीब मैं भी उसका एक तरह से कोऑर्डिनेटर था उस कोविड-19 में। तो करीब हमने 40,000 किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया था एनआईए के माध्यम से। एनआईए में मुख्य रूप से हमने 300 बेड का ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर करीब 90 मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं हम लोग। NABH एक्रीडेटेड हॉस्पिटल है ये। ओपीडी में करीब 20 ओपीडियाँ एक साथ रन कर रही हैं, और 1000 पेशेंट पर डे यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन लेते हैं सर। हमारे साथ टीपी तिवारी जी भी हैं इस वक्त, जो कि डॉक्टर नेचर वेलनेस सेंटर है, वहाँ के डायरेक्टर हैं। तिवारी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि नेचुरोपैथी जो है वो अपने आप में एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, और जब भी प्रकृति का नाम आता है तो हमारी आंखों के सामने या हमारे जहन में नदियाँ, तालाब, जंगल, वन, ये जो इमेज है वो हमारे सामने होती है। तो ऐसे में जब ये इमेज हमारे सामने होती है, आज जब वनों की स्थिति आपके सामने है, वन काटे जा रहे हैं, तो किस तरह से शहरों के अंदर आकर के और आप जो ट्रीटमेंट है वो उसको आप करते हैं, किस तरह से लोगों का जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर किया जाता है? सबसे पहले तो धन्यवाद सर इंडिया न्यूज़ को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे बोलने का मौका मिला। मेरा नाम डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी है, और मैं वैसे ही डॉक्टरेट एग्रीकल्चर से हूँ, और मेडिसिनल प्लांट्स मेरा पैशन है। पिछले 25 साल से मैं देश में अलग अलग कोनों में औषधीय पौधों पे काम कर रहा हूँ, और कैसे ये औषधीय पौधे, ये नेचर हमारी बॉडी को हील कर सकती है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और हम लोग 23 से ज़्यादा देशों में आज
हम लोग इन जड़ी बूटियों के बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, इवन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया या लंदन में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ में मिलकर, रशिया में मिलकर भारत के औषधीय पौधों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नेचर से अगर हम लोग जुड़े रहेंगे, चाहे वो मिट्टी हो, पानी हो, हवा हो, अगर इससे हम लोग कनेक्टिविटी में रहेंगे तो हमारी बॉडी भी, चूँकि नेचर से ही बनी है, नेचर का ही पार्ट है, तो हमारी बॉडी हील कर पाएगी, जल्दी हेल्दी हो पाएगी। और एक चीज़ और जस्ट मैं चांस लेना चाहूँगा कि हम हमेशा बात करते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन, आयुर्वेद को, होम्योपैथी को, तो मैं ये मानना चाहता हूँ कि भारत जैसे देश में जिसका 5000 सालों से आयुर्वेद का इतिहास रहा है, वहाँ पे आयुर्वेद अल्टरनेटिव क्यों है, ये मेरे दिमाग में एक छोटा सा सवाल है ज़िंदगी भर के लिए। तो मेरा सपना है कि कभी शायद भविष्य में ये अल्टरनेटिव ना रहे, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जैसे आपने भी कहा कि 10 गिलास गर्म पानी या काढ़ा नहीं पीना चाहिए, लेकिन 10 गिलास गर्म पानी पी के दुनिया में शायद अभी तक कोई मरा नहीं है, लेकिन 10 एंटीबायोटिक एक साथ कोई खा गया लगातार तो शायद वो बहुत सारे लोग मरे भी हैं। तो नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट है और आयुर्वेदा का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आयुर्वेद हील कर सकता है, ज़िंदगी दे सकता है। और मैं वैसे पिछले 20-22 साल से 4 गिलास गर्म पानी पीता हूँ, 2 सुबह और 2 शाम में, और मैं लगभग 50 ईयर का हो गया हूँ। टचवुड मेरा लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन बहुत हेल्दी है, सारे टेस्ट मेरा मोर देन नॉर्मल कंडीशन आते हैं, हमेशा अच्छे आते हैं। और करोड़ों लोग गर्म पानी पी रहे हैं, लेकिन अति सर्वथा वर्जित, वो तो हमें क्रॉसिन या मेटफॉर्मिन भी, एलोपैथी की दवाई या इंसुलिन भी ज़्यादा खा गए तो हम लोग लीथल इफेक्ट, मतलब मर भी सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद से कम इतना है, गर्म पानी या काढ़ा खा के कम से कम जलन ही होगी, मर नहीं जाएंगे जी। डॉक्टर जोशी साहब, क्योंकि तिवारी जी ने जो बात कही उस पर मैं आना चाहता हूं कि आयुर्वेद का जिसका इतना लंबा इतिहास है, इतना प्राचीन इतिहास रहा है, तो अल्टरनेटिव मेडिकल प्रैक्टिस इसको क्यों माना जाता है? क्यों अभी तक भी वैकल्पिक जो है वो इसको देखा गया है? सर, इसमें प्रमुख रूप से ये चिकित्सा, आयुर्वेद जो है वो प्राचीन चिकित्सा सिद्धांत है, चिकित्सा पद्धति है, और वैकल्पिक के रूप में जहाँ तक मैं मानता हूँ कि नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये पूरा एक सबसे पहले तो हम कोई भी मेडिसिन लेंगे, अति तो सर्वत्र वर्जित है, लेकिन ये जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, ये विदाउट कॉम्प्लिकेशन मेडिसिन पैथी है। मतलब यहाँ पर यदि हम लेंगे तो किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है, और ये सभी मानते भी हैं। और दूसरा ये है कि वैकल्पिक का ये है कि वैकल्पिक व्यवस्था कैसे की, इसका मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है, लेकिन अभी जो शासन है वो पूरी तरह से व्यवस्था सहयोग के लिए है, और बहुत एक तरह से सरकार ने भी बहुत हमको एक तरह से प्रमोट किया है, आयुर्वेद को काफ़ी प्रमोट किया है, काफ़ी बजट का अलोकेट किया है। तो शायद भविष्य में आपके चैनल के माध्यम से यदि ये बात आगे जाएगी तो वैकल्पिक शब्द हट जाए, लेकिन व्यवस्था ये है कि गुणों की हमेशा पूजा होती है। आयुर्वेद का इतने साल से चल रहा है, इतने शाश्वत है, कहीं न कहीं तो महत्वता है ही है, इम्पोर्टेंस ही तो ही है, हम उसको नकार नहीं सकते, उसके इम्पोर्टेंट को हम डिनाई नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे क्योंकि ये वैकल्पिक जनता ही उसको रिमूव करेगी। डॉक्टर जोशी, मेरा एक सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि वैकल्पिक इसको माना जा रहा है। जब एलोपैथी में उपचार नहीं होता है तो जो मरीज है वो आपके पास वहां पर पहुंचता है, मैं सही कह रहा हूं? जब उसको एलोपैथी में जब ट्रीटमेंट नहीं होता, सेकेंडरी वो आपके पास आता है, तो क्या आप वो विश्वास कायम नहीं कर पा रहे हैं लोगों के अंदर? आप कह रहे हैं केंद्र सरकार हमें मदद कर रही है, राज्य सरकार हमें मदद कर रही है, तो लोगों में वो विश्वास क्यों नहीं आ पा रहा है? डॉक्टर्स के लिए, एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, उनके लिए विश्वास आ रहा है, सबसे पहले वहां पर जाते हैं, आपके पास वो बाद में क्यों आ रहे हैं? इसका क्या कारण है? सर, ये जनता में एक तरह की धारणा बनी हुई है कि हमको इधर टैबलेट लें और उधर हम ठीक हो जाएं। ये एक ध्रुव सत्य है, तो इसको धीरे धीरे जनता ही उसको महसूस करेगी। और जब हम इस तरह की कर रहे हैं, जो आज के युग में कई तरह की रिसर्च सामने आई है, तो अब आप देखिए कि हमारा जो आयुर्वेद संस्थान है वहाँ पर पब्लिक बहुत आ रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि एलोपैथिक को या कोई आधुनिक चिकित्सा को लेकर के यहाँ आ रहे हैं, फर्स्ट विजिट में भी आ रहे हैं सर, और बढ़ रहा है इसका। डॉक्टर राजीव नागर साहब हमारे साथ हैं। नागर साहब, आप होम्योपैथी से हैं, वो जो मीठी गोली आप देते हैं, उस मीठी गोली में क्या होता है? क्योंकि जो भी कोई होता है वो कहता है कि वो मीठी गोली ले लो, उससे सही हो जाएंगे, और इसी में एक सीलिएक डिजीज है जिसकी मैं आपसे बात करूं,
उसको लेकर के किस तरह से जो ट्रीटमेंट है वो होम्योपैथी में आप लोग देते हैं? क्योंकि कई बार मैंने बच्चों से सुना है कि ये जो कड़वी जो दवाई है वो नहीं ली जाती है उनसे, तो पेरेंट्स कहते हैं कि मीठी दवाई ले आओ, तो उस मीठी दवाई का राज आखिर क्या है? नहीं, देखिए, जो इंडियन मेडिसिन जितनी भी अपने मेडिकल की जो स्ट्रीम है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, तो इनमें बेसिक जो कौन डिफरेंस है ना, वो मेडिसिन का जो प्रिपरेशन है उसी का ही अंतर है। बाकी जो प्रकृति में जो सोल्ट है, जो सल्फर एलोपैथी में भी यूज होता है, सल्फेट होम्योपैथी में भी, आप लोगों के आयुर्वेद में भी यूज होता है, पर उसकी मतलब जो प्रिपरेशन है वह होम्योपैथी इसलिए डिफर है कि ये सटल मेडिसिन सिस्टम है, इसमें डायनेमिक डोज होती है। हम लोग मोलिक्यूल्स, अणु परमाणु फॉर्म में एक मेडिसिन होती है। तो शक्कर की गोली जो दिख रही है ये भी मेडिसिन नहीं है, इसके अंदर में जो अर्क जाता है वह अर्क बहुत ही माइन्यूट लेवल पर होता है, अवोगाद्रो जो वो होता है उस लेवल का होता है। आप देखिए कि मटेरियल नाम की कोई चीज़ नहीं होती होम्योपैथी मेडिसिन में। और हम लोगों का जो होम्योपैथी का पिछड़ने का जो एक कारण है ना, वो भी यही है कि हम मटेरियल समझ के पेशेंट को दवा दे रहे हैं। कि जैसे मतलब एमजी के रूप में जो हम लोग बाइस्ड हो गए मतलब एलोपैथी मेडिसिन सिस्टम से। इसीलिए आपने देखा होगा कि होम्योपैथी में किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं होता, क्योंकि एक डायनेमिक डोज जाती है डायनेमिक बॉडी के अंदर, जो वाइटल फोर्स जिसको वाइटल एनर्जी बोलते हैं, जो एनर्जी की कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई रूप नहीं होता, ऐसे वो मेडिसिन भी फॉर्मलेस होती है, उसका कोई रूप नहीं है। बस वो हम इसलिए शक्कर की गोली में देते हैं कि जिससे कि जो ट्रीटमेंट है ना वो हमेशा ही ऐसा होना चाहिए, बहुत माइल्ड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, कॉम्प्रेहेंसिव होना चाहिए। मतलब इसलिए कि आपको ट्रीटमेंट करते हुए पीड़ा नहीं हो पेशेंट को, उसको स्मूथ ही लगे कि मेरा। और आपको देखा होगा कि जब मेडिसिन लेते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि मैं दवा खा रहा हूँ और आप ठीक हो जाते हैं होम्योपैथी मेडिसिन। तो ये इसकी स्पेशलिटी है, होम्योपैथी की सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही है, इसका मेडिसिन, इसकी मेडिसिन का जो प्रिपरेशन है ना वो इतना वंडरफुल है। और अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 25 साल से कि धीरे धीरे लोगों को जैसे जैसे लोग इंटेलेक्चुअलिटी की तरफ जाए, एक जमाना था जब लोग फिजिकलिटी पे ज़्यादा, जो एक फिजिकल पावर बहुत डोमिनेंट हुआ करती थी, एलिफेंट सबसे ज़्यादा ताकतवर, लेकिन उसको मेंटल पावर ने कैप्चर कर लिया, मतलब घुमाता इंसान उसको नहीं। तो अब जैसे जैसे इंटेलेक्ट बढ़ेगा ना वैसे वैसे सटल मतलब जो मेडिसिन सिस्टम की डिमांड बॉडी समाज में ज़्यादा चलेगी, क्योंकि लोग इसीलिए जल्दी जल्दी ठीक हो रहे हैं लोग होम्योपैथी से। आप देखें डिप्रेशन, इन सब बीमारियों का होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है, क्योंकि सटल लेवल पे जो बीमारियां आ रही है अभी, कई बार बहुत सारे केसेस आप देखेंगे सारे इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उनका डिजीज पकड़ में नहीं आता। आप देखेंगे बहुत सारे लोग 80% केसेस ऐसे मिलेंगे जो पूरा थोरोली इन्वेस्टिगेशन और वो बीमार हैं और उनके डायग्नोस नहीं हो रहा। ये क्या है? ये सटल लेवल पे डिजीज है, उसको फाइंड आउट नहीं कर रहा। जो इंस्ट्रूमेंट है वो फिजिकलिटी को डिटेक्ट करता है, कोई एनोमली बन जाती है, कोई फिजिकल एनोमली, उसको डिटेक्ट करेगा। लेकिन मेंटल साइकिक लेवल पे और साइकिक सोमेटिक डिजीज बहुत ज़्यादा है, तो उन डिजीजेज में होम्योपैथी, क्योंकि ये सटल मेडिसिन सिस्टम है तो सटल लेवल पे ज़्यादा पेनिट्रेट करता है, जो जिस जाति का होता है ना। जैसे अपन कई सारे चाइनीज आ जाए तो अपन समझ नहीं सकते कौन सा चाइनीज ने अपन से बात की, पर वो चाइनीज आवाज में क्योंकि सगले एक जैसी लगती है। तो जो जैसा होता है उसको जल्दी रिकॉग्नाइज करता है। जो जो बीमार होता है, यदि वो सूक्ष्म बीमार है तो सूक्ष्म मेडिसिन देंगे तो तुरंत पेनिट्रेट करके उसको हील कर देगा। इसलिए होम्योपैथी जल्दी ज़्यादा कारगर साबित हो रही है। आप देख रहे हैं कि होम्योपैथी की तरफ बहुत लोग आ रहे हैं। डॉक्टर नागर, आप काम कर रहे हैं गेहूं की जो एलर्जी होती है बच्चों में, उस पर आपसे बात करना चाहेंगे। किस तरह से जो एलर्जी है वो होती है, उस एलर्जी से बचाव के क्या तरीके हैं और किस तरह से वो जो एलर्जी है वो दूर करते हैं आप लोग? हाँ, वही देखिए, आजकल एक बीमारी चल रही है, आजकल क्या काफ़ी टाइम से है। 2007 में जब मैं जर्नी गया था तब मुझे पहला केस इसका रिपोर्टेड हुआ था मेंस के अंदर जर्नी में, सीलिएक डिजीज। जो मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा था कि यार ये क्या बीमारी है, हमारी तरफ इंडिया में तो नहीं है। पर वो होता है ना कि दिमाग में जो होता है ना वही दिखता है। तो कभी दिमाग में ऐसा आया ही नहीं कि गेहूँ से भी एलर्जी हो सकती है। तो होते भी होंगे पेशेंट, तो दिखते नहीं थे, मतलब लगता नहीं था। पर वहाँ से आने के बाद मैंने देखा कि काफ़ी लोग मुझसे जुड़ने लगे, धीरे धीरे मैं बोलने लगा लोगों को। तो 2008 में मेरा राशन पत्रिका में आर्टिकल गया, उससे मुझे काफ़ी इंडिया से पेशेंट मिले। उसके बाद मैंने उन पर काम करना शुरू किया। तो अभी देखिए कि अभी मैं पर डे 100% डेली देखता हूँ सीलिएक के। अभी आज ही मेरा डेली विजिट था, कल का आज का, मैं तो इस प्रोग्राम की वजह से जल्दी आ गया।
तो आप ये देखिए कि कितनी मतलब इसमें महामारी का रूप ले रही है। हर घर में एक एक, दो दो, तीन तीन बच्चे मिल रहे हैं कि उनको गेहूं से एलर्जी हो रही है। अब आप ये देखिए कि जिस अनाज को हम हज़ारों सालों से खा रहे हैं वो आज हमारे लिए जहर बन गया। अब उसका अभी तक तो कोई किसी मेडिसिन सिस्टम में कोई इलाज नहीं है, बस उसको गेहूं को छोड़ा जाता है कि गेहूं छोड़ दो आप। अभी रिसेंटली एक बुक भी आई थी अमेरिका के अंदर कि आपको जिंदा रहना है तो गेहूं बंद कर दो आप, और लोग ग्लूटेन फ्री की तरफ काफ़ी मूव कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जगह जगह ग्लूटेन फ्री के स्टोर खुल रहे हैं क्या। पर बात ये नहीं है कि गेहूं से एलर्जी, बात ये है कि हम जा कहाँ रहे हैं। यही हाल रहा तो हमारे को पानी से, हवा से, इन सबसे एलर्जी हुई, कहाँ जाएंगे हम। तो अप्रोच ये है कि हम जिस चीज़ से एलर्जी उसको छोड़ें या फिर हम उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएं। दो रास्ते हैं। तो अभी तक तो ये है कि हमने गेहूं छोड़ दिया, कल पानी से होगी तो फिर उसका तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई अल्टरनेट भी नहीं है। मतलब जो लड़ाई है वो हमें लड़नी है और हाँ, उस लड़ाई में जीतना तो भी है। बात है, मैं ये मैसेज करूंगा आप लोगों को कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कितना वीक हो गया। जिन चीज़ों को हम सदा से खा रहे हैं वो आज हमारे लिए जहर हो गए। तो उन चीज़ों में कमी है या शरीर में कमियां हो गई हमारे, हमको ये सोचना है कि हम अपने आप को ठीक करें, या गेहूं को छोड़ें, या चावल को छोड़ें, या दाल को छोड़ें, या हवा को छोड़ें। कैसे सर्वाइव करेंगे हम लोग। तिवारी साहब, यदि नेचुरोपैथी की हम बात करते हैं, नेचुरोपैथी में किस किस तरह के जो पेशेंट्स हैं वो रिपोर्ट करते हैं आपके पास, कौन कौन से तरीके के पेशेंट्स आते हैं, और यदि उसको आप जो ट्रीटमेंट है, वे ऑफ ट्रीटमेंट है, उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो क्या रहता है। जैसे मान लीजिए कोई हार्ट पेशेंट यदि आपके पास आता है तो नेचुरोपैथी में उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है आपके पास। देखिए सर, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये सब जगह कहा जाता है लेट फूड बी द मेडिसिन, है ना। भोजन ही हमारा मेडिसिन का काम करना चाहिए। तो आज की तारीख में भारत सरकार ये कहती है कि लगभग $450 मिलियन का नुकसान होता है भारत सरकार को एक साल के अंदर बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट। जो खराब हमारी जीवन शैली है, खराब हमारा लाइफस्टाइल है, खराब हम जो खाना खा रहे हैं इसकी वजह से, और ये लगभग 20 से 40% पर एनम बढ़ रहा है। ये जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं भारत के अंदर, डायबिटीज लगातार, बहुत सब लोग जानते हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं। तो मेजर जो पेशेंट है आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के। और जो मैं बात करूं तो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो बीमारियां हो रही है, जैसे हीमोग्लोबिन के अभी खून की बारे में बात हो रही थी, तो भारत में 6 से 7 लाख महिलाएं हर साल मर जाती है खून की कमी की वजह से। सिर्फ खून की कमी की वजह से, बहुत सारे और जो प्रॉब्लम्स होते हैं। कोई भी पेशेंट आता है सबसे पहले आप खून की जांच करते हैं। तो भारत में ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जैसे मोरिंगा, सेंजना, जो कि हर गांव में, हर शहर में, हर ढाणी में लगाया जा सकता है। और मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि हम मोरिंगा के प्लांटेशन को हम लोग बढ़ावा दें, नेचर को भी हम लोग बढ़ावा देंगे। और सेंजना की पत्तियां अगर रोज हम 15 से 20 ग्राम खाएं तो 1 महीने के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल में बहुत मेजर डिफरेंस आएगा। ये क्लिनिकल ट्रायल्स में मौजूद है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं। तो नेचुरोपैथी में हीलिंग के लिए ज़्यादा लोग वही आ रहे हैं जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जैसे मोटापा है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है, पेट की बीमारियां हैं, इन सब चीज़ों के लिए। और नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा कहती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसे किसी बिल्डिंग को अर्थक्वेक प्रूफ बनाना ज़्यादा बेटर तरीका है, बजाय कि हम लोग ये प्लान करके रखेंगे बिल्डिंग गिरेगी तब हम बचाव और राहत कार्य कैसे कैसे करेंगे। आग लगने से पहले घर को बनाते समय हम लोग फायर प्रूफ केबल्स डालते हैं, वायरिंग करते हैं, उसको उस तरीके से बनाते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। बजाय कि ठीक है वो भी करना है कि आग लग गई तब हमें फायर एक्सटिंग्विशर रखना है घर में, लेकिन पहले से प्रिवेंशन करें तो ज़्यादा बेटर तरीके से हम लोग बचाव कर सकते हैं। और ये जो अरबों खरबों रुपए लूट रहे हैं हमारी दुनिया में खराब खाना करने की वजह से, तो हम लोगों को ये एजुकेट करते हैं कि भोजन को अच्छा करिए, बिकॉज योर बॉडी इज मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। आपकी बॉडी अरबों खरबों कोशिकाओं का समूह है। ये कोशिकाएं लगातार बनती है और मरती हैं। तो बनने का प्रोसेस कम हो जाता है, मरने का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। इसको हम लोग एजिंग कहते हैं। इसकी वजह से हमारी अलग अलग ऑर्गन्स को एज जल्दी आती है। जैसे मैं भी 50 साल का हूँ, कंपैरेटिवली मेरे एज के बाकी लोगों से हेल्दियर फील करता हूँ, राइट, क्योंकि मेरी सेल्स को मैं वो रॉ मटेरियल दे रहा हूँ जो सेल्स बनने के लिए और सेल्स के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और नरिशमेंट के लिए जरूरी है। डॉक्टर जोशी साहब, जिस तरह से डॉक्टर तिवारी कह रहे हैं कि प्रिवेंशन है वो होनी चाहिए, ये कहा जाता है कि आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं वो स्वस्थ लोग भी ले सकते हैं, वो किसी तरह से हार्मफुल है, वो नहीं होती है। इसके पीछे का सत्य क्या है? क्योंकि ये हमने सुना है अक्सर कि जो दवाइयां हैं वो नुकसान करती हैं यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति लेता है या ओवरडोज हम लेते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है दूसरी तरफ कि आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं वो स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकते हैं ताकि वो स्वस्थ आने वाले समय में भी रह सकें। जी, मैं डॉक्टर साहब ने जो बताया है उसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ। निश्चित रूप से आयुर्वेद की चिकित्सा जो पद्धति है वो हम ये देखें कि
रोग होगा तब हम चिकित्सा करेंगे, ऐसा इसमें नहीं है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी कि आयुर्वेद के दो सिद्धांत हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग की रक्षा करना, दो आधार हैं। स्वस्थ के लिए हमें ये जितना भी है कि हम रोग हो ही नहीं, इसके लिए हमको देखो जहां भी है वो सबसे पहले दिनचर्या है, ऋतुचर्या है। अब हम सब कुछ भूल गए, यानी कि हमारा खान पान भी इसी तरह का हो गया है, हमारा आहार व्यवहार भी इस तरह का है कि वो रोगों को उत्पन्न करता है। हमारे सिद्धांत आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोविड-19 आयुर्वेद शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ। जब नहीं लिखा है तो चिकित्सा भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमने चिकित्सा की और आपको पता है कि कितने रोगी ठीक हुए और कितना लाभ मिला पोस्ट कोविड में भी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कहीं न कहीं हमारा जो दिनचर्या है वह दिनचर्या बिगड़ गई है, वो दिनचर्या ठीक रूप से नहीं कर रहे। तो यही है कि हमको सबसे पहले हमारा जो आहार विहार है उसको ठीक करना चाहिए। और दूसरा मैं आपको निवेदन करूं कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में पंचकर्म एक बहुत बड़ा आधार है। हमारे यहाँ पंचकर्म चिकित्सा केंद्र है, वहाँ पर हमने जितनी भी जटिलतम व्याधि है, आप रूमेटाइड आर्थराइटिस के केस हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी के केस हैं, यहाँ तक कि हमने डायबिटिक जो रेटिनोपैथी है उसके लिए भी ईएनटी आयुर्वेद पद्धति से किस तरह से वो ठीक होती है ये हमने व्यवस्था की है। यहाँ तक कि हमने यहाँ पर बालकों के लिए स्वर्ण प्राशन एक संस्कार को भी हमने चालू किया है कि स्वर्ण बिंदु करके हम बच्चों को देते हैं और उसको हमने पुष्य नक्षत्र के लिए निर्धारित किया है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये जितनी भी है वो सब इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, जिससे कि रोग ही उत्पन्न नहीं हो। तो आयुर्वेद तो इस बात को समर्थन करता है कि हमको अपना जो दिनचर्या है और जो एक रूटीन जो बता रखा है उसके अनुसार चलना चाहिए। मिथ्या आहार विहार को तो आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा, और यदि हमने इसको प्रकृति के साथ दखल देंगे तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के साथ अपने आप ही दखल होगा। तो इसलिए आयुर्वेद का जो मैं डॉक्टर साहब का बात का समर्थन करता हूं कि निश्चित रूप से हमको जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारी लाइफ स्टाइल जो डिसऑर्डर्स जो हो रहे हैं उनसे बचना चाहिए। कई बीमारियों में तो आप देखिएगा कि आईबीएस है, मैंने कई केसों को देखा है कि आयुर्वेद के अंदर उसका एक रामबाण चिकित्सा है, कहीं नहीं है उसकी चिकित्सा। हम हमारे यहाँ परपटी कल्प के रूप में करते हैं, यानी कि सिद्धांत हैं जिसके कारण से कि केवल हम एक ही पथ्य के ऊपर रखते हैं। और मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस बताऊं कि हमने केवल एक ही मेडिसिन देते हैं और उसको केवल दूध पे ही रखते हैं। पेशेंट की आप ये देखिए कि कम से कम जो भी खाता है वो जाता है। इरिटेबल अल्सरेटिव कोलाइटिस का है पेशेंट है, जहां पर मतलब कि वो उसका कोई इलाज नहीं, हम केवल एक मेडिसिन दे करके और उसको केवल एक तक्र पे देते हैं, या तो छाछ पे करते हैं या दूध पे देते हैं व्याधि के अनुसार, और उसको 10-10 लीटर तक पिला देते हैं, केवल ओनली एक वन मेडिसिन। तो इसलिए से आयुर्वेद में बहुत महत्वता है, बशर्ते कि हमको अपनाना चाहिए। और धीरे धीरे पब्लिक में आपके माध्यम से ये आगे जाएगी तो निश्चित रूप से इस पैथी की और भी बढ़ाई होगी और आगे इम्पोर्टेंसी पब्लिक में प्रसिद्धि होगा और अच्छा होगा। जी बिल्कुल डॉक्टर जोशी, यहाँ पर समय का तकाजा है, लेकिन एक एक सवाल है वो मैं यहाँ पर डॉक्टर राजीव नागर साहब से करूंगा और चाहूंगा कि संक्षिप्त में उसका वे जवाब दें। सरकार की ओर से होम्योपैथी को लेकर के क्या कुछ जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं और किस तरह के प्रयास हैं वो आने वाले समय में होने चाहिए ताकि होम्योपैथी है वो आगे बढ़ सके? नहीं, सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। जब से आयुष मिनिस्ट्री आई है तब से आयुष में जितनी भी अल्टरनेटिव थेरेपीज है उन पे सब पे अच्छा काम हो रहा है। अभी वर्ल्ड होम्योपैथी डे नेक्स्ट मंथ मनाया जाएगा और उसका अच्छे से प्रोग्राम हो रहा है यशोभूमि के अंदर दिल्ली में। तो ऐसा नहीं है, बड़े अच्छा सा स्कोप बढ़ रहा है होम्योपैथी का, गवर्नमेंट भी अभी काफ़ी सपोर्ट कर रही है।
तिवारी साहब, यही सवाल आपसे, क्योंकि नेचुरोपैथी है उसका जो विकास है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है, सभी इसको जानते हैं, तो नेचुरोपैथी को लेकर क्या कुछ सरकारी प्रयास है वो होने चाहिए ताकि नेचुरोपैथी के माध्यम से जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें? देखिए सर, मैं नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा दोनों पे काम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये स्वर्णिम युग है अभी इस एरा का, इस सदी का। अभी तक जो भी कुछ प्रयास किए गए हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ समय है हमारी भारत सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जो कुछ काम अभी हो रहा है ना, ऐसा काम दुनिया में कभी नहीं हुआ। और इस समय भी अगर आयुर्वेद और नेचुरोपैथी या हम लोग अगर कुछ काम नहीं कर पाए तो फिर ऐसा मौका मिलेगा नहीं। तो हम दिन रात लगे हैं लोगों को अवेयर करने में, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में स्कूल्स में, कॉलेजेस में लोगों को बताने के लिए कि ये क्या क्या महत्वपूर्ण है, कैसे कैसे इनको इस्तेमाल किया जाए, क्या क्या इनका लाभ ले। और भारत सरकार आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए तो हज़ारों करोड़ रुपया खर्चा कर रही है। अभी गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के साथ में मिलके एंड यूएस FDA के साथ में, WHO के साथ में कोलैबोरेशन करके बहुत सारे, जामनगर में एक बहुत बड़ा R&D सेंटर हमारा स्टार्ट हुआ है, जापान में एक आयुर्वेदा को लेकर कुछ एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हुई। तो ऐसा करके सारी चीज़ें पॉजिटिव माहौल है और अभी हमको प्रयास करना चाहिए। अभी हम लोग, जैसे मैंने मोरिंगा की बात करी, तो सैंजन के ड्रम स्टिक के लड्डू गुड़ के साथ बना के और ये बच्चों को मिड डे मील में दिया जाए, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग हज़ारों करोड़ों रुपए का जो इंपोर्ट हमारा हो रहा है बहुत सारे इम्प्लांट्स में, मेडिसिन को इंपोर्ट करने में, एक गजब की बात लास्ट में बताता हूँ। दुनिया में 3 कंपनियां हैं जो लगभग 80 to 90% इंसुलिन प्रोडक्शन करती है, अमेरिकन कंपनीज हैं तीनों। और तो भारत बहुत बड़ा इंपोर्टर है इंसुलिन का और पूरी दुनिया बहुत बड़ी इंपोर्टर है। लेकिन भारत में एक जड़ी बूटी होती है मधुनाशिनी, जिसको गुड़मार भी कहते हैं। अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर है, यानी कि जो इंसुलिन एक्सपोर्ट कर रहा है वो सबसे बड़ा इंपोर्टर जड़ी बूटी का है। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, मुझे लगता है कि सबको समझ में आना चाहिए कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो एक्सपर्ट पैनल था हमारे पास, क्योंकि डॉक्टर तिवारी, डॉक्टर जोशी और डॉक्टर नागर तीनों ने ही अलग अलग जो एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है और नेचुरोपैथी, सभी पर हमने चर्चा की। और अगला जो पैनल होगा हमारा वो भी इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी और उसमें पता चलेगा कि किस तरह से किस बीमारी का जो इलाज है वो किस तरह से हो सकता है। फिलहाल बने रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार। किसी भी पैथी का इलाज हमारे पास मौजूद है। हमारे रसोई से लेकर के हमारे ऑपरेशन थिएटर्स तक वी हैव गॉट स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव गॉट इनोवेशंस। और ये बात बिल्कुल साफ समझ